नमस्कार, मैं लीज़ा। आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। आपको बता दें कि कोरोना जिस हिसाब से धीरे धीरे फिर से झारखंड में मचा रहा है शोर, अब ऐसे में कुछ चर्चाएं तो बनती है। तो हमारे साथ मौजूद है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, और हम इनसे जानेंगे कि कोरोना को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और भी कुछ राजनीतिक गलियारे में चर्चे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। मंत्री जी, कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? नहीं, देखिए, कोरोना जब शुरुआत के दौर में कोरोना आया था तो उस समय सारे लोग अनभिज्ञ थे इस बीमारी को लेकर। लेकिन ये इसके कई चक्र के आने के बाद सभी लोग इसके करीब करीब जानकार हो गए हैं। आम जनता भी, विशेषज्ञ तो हैं ही, आम जनता भी इसकी जानकार हो गई है और सब लोग इसके विरुद्ध में लड़ने को तैयार हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी जो भी केसेस आए हैं वो माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं, एसिम्टोमेटिक हैं, और अभी तक भी कोई ऐसा ग्रीवियस मामला नहीं आया है जिससे कोई बहुत चिंता की बात हो। लेकिन फिर भी पूर्व के अनुभव काफ़ी हृदय विदारक रहे हैं, कष्ट के कारण रहे हैं, दुख के कारण रहे हैं। तो पुराने अनुभवों को, पुरानी हृदय पटल पे जो छवि है उसको नहीं भुलाया जा सकता है। उसको लेके हम सजग हैं, विभाग पूरी तरीके से तैयार है। यातायात के जो आवागमन के मार्ग हैं उन पे भी निगरानी की जा रही है, रेल पे निगरानी हो रही है, एयरपोर्ट पे निगरानी हो रही है। तो बहुत तरीके से हम लोग इसके विरुद्ध में तैयारी करके रखे हैं। कोरोना को लेकर के पिछले 2 वर्षों में जो हाहाकार था, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे थे, उसको लेकर के इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी तरफ से? अभी हमने करीब करीब 110 पीएसए प्लांट भी बना दिए हैं। और आप जानते होंगे कि जब कोरोना का पीक आवर था, सेकेंड वेव, तो उस समय पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन को लेके हाहाकार था। लेकिन हमने ही झारखंड से, जमशेदपुर से, हमने दिल्ली को भी ऑक्सीजन दिया, हमने देश के अन्य राज्यों को भी ऑक्सीजन देने का काम किया। झारखंड में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है और हमने पीएसए प्लांट वगैरह भी बना लिए हैं और हमारा कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कोरोना काल में जो बच्चों के लिए अलग से कोरोना वार्ड बनाया गया था, रिम्स में भी ये है मौजूद, तो इसके क्या उपयोग किए जा रहे हैं? क्योंकि कोरोना फिर ख़त्म हो गया तो उसके बाद उसके क्या कुछ उपयोग हैं? देखिए, हमारे पीकू निकू जो वार्ड हैं वो हमने उसमें इसलिए भी बनाए थे क्योंकि विधि विशेषज्ञों ने इस बात की आशंका जाहिर की थी कि कोरोना का जो तीसरा वेव आएगा वो वेव बच्चों पर ज़्यादा इसके दुष्परिणाम होंगे। उसके तहत हम लोगों ने काफ़ी तैयारियां की थी। लेकिन परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा है हम लोगों पर कि ये तीसरे वेव में ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन फिर भी जो हमने पीकू निकू वगैरह बनाए हैं उससे जो हमारे झारखंड के बच्चे हैं, विशेष करके हमारे बच्चे कुछ कुपोषण के शिकार भी होते हैं या और तरह की बीमारियां होती हैं, उनके लाभ के लिए, उनके स्वास्थ्य के लाभ के लिए ये कारगर साबित हो रहे हैं। बूस्टर डोज की जो रफ्तार है वो झारखंड में और राज्यों से धीमी क्यों जा रही है? ये बूस्टर डोज जो लग जाना चाहिए अभी तक, इसकी रफ्तार धीमी क्यों है? कुछ कारण होंगे इसके पीछे, उस कारणों को बताएं। देखिए, बूस्टर डोज की बात है, आपको याद होगा कि जब वैक्सीनेशन की बात हुई थी तो भारत सरकार ने कहा था कि सभी राज्य इसको अपने अपने ऊपर वाहन करें। मैंने ही सबसे पहली चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि जब 40,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के नाम पर हमारी बहन वित्त मंत्री सीतारमन ने एलोकेट किया था, तो फिर वो पैसे का लाभ क्यों नहीं भारत के लोगों को दिया जा रहा है। उसके बाद आपको याद होगा वैक्सीन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाने लगी। अभी बूस्टर डोज को भी इन लोगों ने क्रय विक्रय के नाम पर जो है छोड़ा है। इस पर भी मैंने लगातार आपत्ति की है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्द ही जो है
बूस्टर डोज को भी भारत सरकार को फ्री लोगों को देना होगा, क्योंकि ये भारत के लोगों का अधिकार है। कल कुछ मीटिंग भी हुई थी इसके मुताबिक, कुछ मीटिंग हुई थी, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर उसमें शामिल थे, तो उसमें आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कहा गया है कि जो बूस्टर डोज है वो भी अब फ्री शुरू हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बूस्टर डोज फ्री हो जाएगा, होना ही चाहिए, क्योंकि ये भारत के लोगों का अधिकार है। और जब केंद्र सरकार ने 40,000 करोड़ रुपया उसके लिए एलोकेट किया था, तो फिर देश के लोगों को ये बताना भी चाहिए था कि बूस्टर डोज हम क्यों नहीं दे रहे हैं। और ये परंपरा रही है, चाहे वो आपको मलेरिया के टीके हों, चाहे पोलियो के टीके हों, या और भी किसी भी ऐसी बीमारियों के टीके हों, वो भारत सरकार ही हर राज्यों को प्रोवाइड करती है, और हर राज्य भारत सरकार से लेकर अपने राज्य के लोगों को टीकाकरण करते हैं। तो ये कोविड का भी टीका जो है मुफ्त होना चाहिए। चलिए, आपने मलेरिया की जो बात कही है, आपको भी पता होगा कि मलेरिया एक समय में लोगों की मृत्यु का बड़ा कारण होता जा रहा था, तो अब इससे किस प्रकार से राज्य लड़ रही है? देखिए, इस बार मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सारे मामले पर हमारा झारखंड बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। इवन मलेरिया, चिकनगुनिया और डायरिया, ये तीनों ही यदि आप समझेंगे तो तीनों ही ऐसे कारण हैं जो पानी से रिलेटेड हैं। तो हम लोगों ने मलेरिया के पहले ही, मतलब जो बरसात के पहले ही, जहाँ जहाँ जल जमाव है या जहाँ पर नलियों में लार्वा हो जाते हैं, हम लोगों ने पूरे राज्य स्तर पर लार्वा उन्मूलन अभियान चलाया था। फिर लोगों को अवेयरनेस किया था कि अपने कूलर हैं या कहीं पर जो है पानी का जल जमाव हो रहा है, तो इसके लिए जो है उनको खुद भी सतर्क होना चाहिए। फिर चिकनगुनिया वगैरह, तो उसमें कुछ ऐसे भी लार्वा होते हैं जो अच्छे पानी में भी हो जाते हैं। तो इस बार आप देखिएगा, आंकड़ा यदि निकालिएगा तो डायरिया का भी हमारे यहाँ प्रकोप है। क्योंकि जैसे ही बरसात होती है तो जो हमारे कुआं हैं या डीप बोरिंग है या जलाशय हैं, उसमें जो है गंदा पानी वगैरह चला जाता है, जिससे गांव में डायरिया के बहुत मामले आते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने इसको लेकर काफ़ी जो है पहले ही प्रिकॉशन लिया है, और इसी के साथ हम लोगों ने हर परिवार को एक ये बरसात के पहले ही एक पैकेट बनाकर देने का काम किया है। और उसमें जो है हमारा जो है इस क्या बोलते हैं, इस ORS घोल है, फिर दवाइयाँ हैं, तो उससे भी बहुत नियंत्रण हुआ है। तो हम सभी तरीके से लगे हुए हैं कि हमारा राज्य स्वस्थ हो, समृद्ध हो। देखिए, बहुत अच्छी पहल, जैसे आप बता रहे हैं कि सभी चीज़ों को लेकर के तैयारियां हो चुकी है। अब इसमें सेंट्रल से क्या कुछ मदद मिल रही है? सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री से क्या लगता है, कुछ मदद भी आपको मिल रही है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे इन सब जो डायरिया और मलेरिया, इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए, चूँकि स्वास्थ्य एक ऐसा विभाग है जो विशुद्ध रूप से मानवीय दृष्टिकोण पे चलता है। स्वास्थ्य ऐसा विभाग नहीं है जो राजनीतिक दृष्टिकोण से चलता है। और हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया साहब हैं, अच्छे आदमी हैं, और वो लगातार इस प्रयास में भी हैं, हम लोगों से सीधा संबंध भी कायम करते हैं। और जो राज्य और केंद्र के बीच में जो एक वैक्यूम होता है, कमी होती है या एक सूनापन होता है, वो दूर हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस राज्य हित में, मानव हित में काम करेगा, और ये स्वास्थ्य जो है ये विशुद्ध रूप से ये मानवता का विभाग है। जैसे आपने बताया कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के काम करेगा, तो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि जो फेडरल सिस्टम है लोकतंत्र में, ये बहुत ही मजबूती से सामने आ रहा है। क्योंकि केंद्र में भले सरकार किसी की है, राज्य में सरकार किसी के, लेकिन मिल के काम हो रहे हैं ये। नहीं, मोटे तौर पे काम तो करना ही होगा, क्योंकि ये संघीय सरकारें हैं, फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट में ये ज़रूरी नहीं है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार हो। केंद्र की अलग विचारधारा की सरकार हो सकती है, राज्य की अलग विचारधारा की सरकार हो सकती है। और लोकतंत्र में कहा जाता है कि विचारों का मतांतर स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन
ये यदि विचारों का मतांतर हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन विचारों के मतांतर में विद्वेष नहीं हो, विचारों के मतांतर में मानवीय दृष्टिकोण प्रभावित नहीं हो, राज्यहित प्रभावित नहीं हो, राष्ट्रहित प्रभावित नहीं हो। ऐसी व्यवस्था के साथ यदि दोनों सरकारें, संघीय सरकारें आगे बढ़ेंगी तो राज्य की, देश की जनता को लाभ होगा। साहब, आपने भी सुना होगा कि 2 वर्षों से खुद ही यहाँ की सरकार, आप गठबंधन की सरकार है, और सब कह रहे थे कि रोना जा रहा था कि ये सरकार, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है हमारी, ठीक है, मदद नहीं कर रही है, लेकिन और हमें सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। अब अचानक से 2 सालों के बाद नरेंद्र मोदी आते हैं और 16,800 करोड़ की सौगात देकर के यहाँ से एक बड़ा स्टैंड लेकर के खड़े हो गए। सपोर्ट की तो बात, सपोर्ट तो बहुत थोड़ी बात होती है, तो पीछे स्टैंड लेकर के खड़ा हो गया। तो इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो यह है कि जो प्रधानमंत्री जी आए और आकर रेल में इसका एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, एम्स का उद्घाटन किया, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है वो एयरपोर्ट में 49% जो है स्टेट गवर्नमेंट शेयर होल्डर है और 51% जो है सेंट्रल है। और उसमें जो है हमारा पैसा जो है काफ़ी मात्रा में लगा है और 572 लोग उसमें विस्थापित हुए हैं जिनको हम पुनर्वासित कर रहे हैं। और उसमें कम से कम राज्य सरकार का भी अमूमन 600 करोड़ के आसपास लगा है। और राज्य सरकार भी आम तौर पर अमूमन जो है देश के दूसरे एयरपोर्ट की सुरक्षा जो है CISF वगैरह करती है, लेकिन यहाँ एग्रीमेंट हुआ है कि हमारी राज्य सरकार इसकी सुरक्षा करेगी। तो राज्य सरकार का 49% शेयर है और 51% सेंट्रल का है। तो ये जो है, ये दोनों सरकारों का कोलैबोरेशन है, मिल के बनाया है। लेकिन ये अलग बात है कि चूँकि प्रधानमंत्री जी आए हैं तो वाहवाही प्रधानमंत्री जी की हो रही है, लेकिन हमारी बातों को हिडन कर दिया जाता है, गुप्त कर दिया जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत सारी घोषणाएं की थी। हमने तो ये जब पिछले चुनाव का अनुभव है बिहार का, उन्होंने कहा था कितने करोड़ चाहिए, 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000, 25,000, 1,25,000 करोड़ रुपया की घोषणा की थी बिहार के लिए विशेष पैकेज पर। क्या बिहार में 1,25,000 करोड़ रुपया मिला? क्या बिहार को विशेष पैकेज का दर्जा मिला? तो घोषणा करना अलग बात है, उसको इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। तो घोषणा तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जब वो ज़मीन में जो है फलीभूत होगा तभी समझ में आएगा कि ये घोषणाओं में कितना दम है। मतलब कहीं ना कहीं जो वादे वो कर रहे हैं कि हम इतने करोड़ दे रहे हैं, तो उसमें भी वो पीछे हैं, वो पीछे हट रहे हैं। नहीं, देखिए, वो एक गाना था ना, कस्मे वादे प्यार वफा, ये वादे हैं, वादों का क्या है। तो वादे हैं। अच्छा। लेकिन अब वादे कितने जो हैं धरती और धरातल पर उतरेंगे, ये बड़ी बात है। मतलब मंत्री जी का भी कहना है कि जो वादे कर रहे हैं वो वादे कितने धरातल पे उतरेंगे, वो अब बड़ी बात है और देखने वाली बात है, दिलचस्प बात इन्होंने कही है अभी। और अब देवघर में जो एम्स बना है उसका आपको क्या लगता है, कितना कारगर साबित होगा राज्य के लिए? राज्य के जो लोग हैं उसका कितने लाभ उठा पाएंगे वो लोग? देखिए, जो एम्स की सवाल है, एम्स जब बनने का हुआ, हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से उनको पूरा भरपूर मदद करने का काम किया। आप चाहें तो एम्स के वर्तमान डायरेक्टर साहब से भी बात करके इस विषय में पूछ सकती हैं। हम लोगों ने वहाँ पर जैसे ही बिजली की बात हुई, मैं व्यक्तिगत लगकर वहाँ पर बिजली लगाने का काम किया। पानी की बात हुई, पानी को जो है व्यवस्थित करने का काम किया। यातायात के मार्ग जो अव्यवस्थित थे उनको भी व्यवस्थित किया है। तो राज्य सरकार हर उस काम में सहयोगी साथी के रूप में काम करेगी जिससे राज्य का भला हो। और निश्चित तौर पर एम्स के खुलने से राज्य के लोगों को इलाज की दिशा और दशा में एक अच्छी व्यवस्था कायम होगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के कंट्रोवर्सी हो रही है सत्ता के गलियारों में, और कहा जा रहा है कि अगर JMM सपोर्ट करती है NDA को तो सरकार में आपसी खींचतान भी शुरू हो जाएगी, जो गठबंधन की सरकार यहाँ मौजूद है। तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे साहब? देखिए, हमारा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन
कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हुआ है और ये एक साजिश सरकार है और ये साजिश सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकार है। जहाँ तक महामहिम राष्ट्रपति जी के चयन की बात है तो ये चयन के लिए हमारी पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय सोनिया गांधी जी का जो दिशा निर्देश होगा, हमारे प्रभारी अविनाश सर का जो दिशा निर्देश होगा और आलमगीर साहब, राजेश ठाकुर जी, इन लोगों का जो दिशा निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा। और जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सवाल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इसमें अपने स्वतंत्र हैं कि वो भी एक राजनीतिक दल है और वो राजनीतिक दल चूँकि महामहिम राष्ट्रपति का पद राजनीतिक पद नहीं है, यह संवैधानिक पद है। और जब संवैधानिक पद की बात है तो हर पार्टी अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी सोच के साथ स्वतंत्र है। तो इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या करना है, नहीं करना है, इस पे कांग्रेस को बहुत लेना देना नहीं है। और इसके बावजूद भी यदि हमारी पार्टी को कोई निर्णय करना होगा या कोई बात करनी होगी तो उसके लिए हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी अधिकृत हैं, हमारे CLP लीडर अधिकृत हैं, वो लोग बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आप देखिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ में तो भाजपा ने पूरा जो है उनकी सरकार को अपदस्थ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उद्धव ठाकरे जी ने घोषणा की कि हम तो द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये राजनीतिक पद नहीं है, संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद पे सब लोग अपने अपने रूप में स्वतंत्र हैं। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं साहब, तो क्या लगता है आने वाले समय में झारखंड में भी कुछ ऐसी गतिविधियां हो सकती है क्या? देखिए झारखंड में हमारे 4 बाई इलेक्शन हुए हैं। चारों बाई इलेक्शन में हम लोग जो हैं, चारों बाई इलेक्शन में जनता ने हमको भरपूर समर्थन देकर चारों बाई इलेक्शन को जिताने का काम किया है। और चारों बाई इलेक्शन का जीत इस बात के लिए प्रेरित करता है कि राज्य सरकार ने जो अभी तक पॉलिसी बनाई है, जो निर्णय किए हैं, उसको जनता ने मोहर लगा दी है। और जहाँ तक जो है सरकार महाराष्ट्र को लेकर आप पूछ रही हैं, तो मुझे याद है कि जिस दिन हमारा पहला बाई इलेक्शन हुआ था उसी समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा कि बस ये चुनाव होगा और चुनाव हम जीतेंगे और बस 30वें दिन ये सरकार गिर जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई यदि सुबह सुबह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे तो ये उनके व्यक्तिगत उनकी सोच होगी। पेड़ में यदि कटहल हुआ नहीं है और होठ में सरसों तेल लगा कर यदि आदमी बैठ जाए तो इसके लिए हम कहाँ जिम्मेवार हैं। 4 उपचुनाव हुए, आपने कहा चारों उपचुनाव गठबंधन के खाते में आए हैं, 2 में JMM, 2 में कांग्रेस बैठी हुई है। तो अब कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये जो वोट उनको मिले हैं, चारों सीट जीती गई है, गठबंधन के खाते में आई है, तो ये सिंपैथी वोट है, कहीं ना कहीं सिंपैथी के कारण ये वोट मिले हैं और सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। नहीं, निश्चित तौर पर जब हम लोग छोटे थे गुड्डी गुड्डी हम लोग उड़ाते थे, तो गुड्डी जब कट जाती थी तो हम लोग कहते थे सूता रगाया हुआ है। तो जब लोग हार जाते हैं तो तरह तरह का बहाना मारते हैं, सिंपैथी है, ये है, वो है। अरे भाई सिंपैथी है या नहीं है ये तो जनता ने तय किया है ना, जनता मालिक है। लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है और जनता ही मालिक होती है। जब जनता ने जनमत दिया है तो आप इसको सहानुभूति और इसको दूसरे नाम से उसको उपमार्जित क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर्स को लेकर के झारखंड में शुरू से बहुत सारी बात होती है कि झारखंड में जो डॉक्टर्स की संख्याएं हैं वो कम है, तो उसको लेकर के राज्य सरकार, जो आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो इसमें किस तरफ से नज़र बना रहे हैं? चिकित्सकों को लेकर हमारे यहाँ चिकित्सकों को लेकर भी और मैन पावर को लेकर भी काफ़ी कमी है। इसको लेकर अभी हमने कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया था और उस प्रस्ताव में जो वरीय चिकित्सक हैं उनकी नियुक्ति नियमावली में काफ़ी हम लोगों ने रिलैक्सेशन दिया है और हम जल्दी ही जो है चिकित्सकों की नियुक्ति करने का जो है विज्ञापन वगैरह निकालेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो नियुक्ति नियमावली में जो हम लोगों ने संशोधन और उसमें रिलैक्सेशन दिया है, बहुत सारे देश के अन्य राज्यों से भी चिकित्सक हमारे यहाँ आएंगे और ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर्स जो
अपने दफ्तर में कम मौजूद रहते हैं। ये सब बहुत पहले भी ये विवाद उठ चुका था कि डॉक्टर अपने दफ्तर में कम मौजूद रहते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। तो इसे रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, इसके लिए जो नियम बने हुए हैं वो नियमों का पालन हो रहा है। और हम निश्चित तौर पर अभी भी हम लोगों ने बहुत सारे चिकित्सकों पर शोकोज किया है, बहुत सारे चिकित्सकों पर हम लोगों ने कुछ कुछ उसमें दंडित भी करने का काम किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि केवल ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, ताली दो हाथ से बजेगी। तो हमको चिकित्सकों का भी देखना होगा कि चिकित्सकों की भी क्या परेशानियाँ हैं और हमारे जो व्यवस्था है उसमें उनको कैसे सक्रिय भूमिका वो निभाएं। और हमारा ये मानना है कि चिकित्सक के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर, मुस्कुराते हुए उनके चेहरे पर से ही राज्य के मरीजों के चेहरे खिलखिलाएंगे, मुस्कुराएंगे, सरकार का एक सुंदर छवि जनता में जाएगा। इसलिए हम चिकित्सकों के प्रति बहुत कठोरात्मक कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि जितने समय उनका जो है सरकारी संस्थानों में जितना समय उनको देना है वो दें। इसके बाद फिर हम लोग विचार करेंगे। डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट जो होना था वो अभी किस प्रकार काम कर रहा है? क्या इसमें कुछ आपने नज़र बनाई हुई है? नहीं, देखिए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमने हमारे कैबिनेट के पटल पे रखा था, लेकिन उसमें कैबिनेट के पटल पे रखने पर, चूँकि आप जानते हैं कैबिनेट मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद पर गहन विचार विमर्श होता है। तो उसमें कुछ विचार विमर्श हुए थे, उसमें कुछ कुछ बिंदु ऐसे आए थे जिन पर फिर से उसमें कुछ कुछ संशोधन करने की बात हुई है। वो सारी चीज़ों को फिर से संशोधन हो रहे हैं। संशोधन करने के उपरांत फिर हम उसको जो है मंत्रिपरिषद के पटल पर लाएंगे और मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिलाने की कोशिश करेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है मंत्री जी का? मंत्री जी ने पूरी तैयारी कर रखी है, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड तैयारियां हो या फिर सत्ता के गलियारे में जो चर्चाएं हो रही थी उसकी तैयारियां हो। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।